अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डैशिंग लाइसियम। डेट है आज की 7 मार्च 2023 और आप सबको वेलकम कहते हैं आज के आर्टिकल डिस्कशन सेशन में। आज दोस्तों हम एक आर्टिकल पे बात करेंगे और वो है रिफॉर्म इंडस्ट्री। ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में बात करता है और ये ख़ास तौर पे जो रिफॉर्म्स हैं ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में है। चूँकि आपको पता है कि जैसे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसकी प्रोडक्टिविटी में। तो हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हमें कुछ ऐसा सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और बाकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। तो आज जो टॉपिक है वो रिफॉर्म्स के बारे में है और वो ख़ास तौर पे स्ट्रक्चरल जो हमारी पॉलिटिक्स और सिस्टम में जो रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है उससे रिलेटेड है और स्पेसिफिकली हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। द रिफॉर्म इंडस्ट्री को दोस्तों आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और ऐसे के टॉपिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में दोस्तों पाकिस्तान को बाकी जो रीजनल नेबर्स हैं हमारे, जैसे इंडिया और बांग्लादेश, इनके साथ कंपेयर किया गया है कि क्यों पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो उस तरीके से हमें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा कि जिस तरीके से वो सेम सिस्टम इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो इकोनॉमी को, बांग्लादेश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, और क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है और इकोनॉमी के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और पाकिस्तान का कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे हम बाकी दो कंट्रीज़ के साथ करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि इंडिया की इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट है और इंडिया बजाते खुद कंट्री ये एक हिंदू मेजोरिटेरियन कंट्री है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो हिंदुओं की है। अब बीजेपी यहाँ पे चूँकि एक डिवाइसिव रोल प्ले करती है और इसकी गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो वहाँ के बिग बिजनेसमैन्स हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस जाइंट्स हैं, जैसे आप अडानी का नाम देखते हैं, आप देखते हैं कि अंबानी, ये अंबानी जो है तकरीबन पहले 10 बिलियनर्स में शामिल होता है जो कि पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे है। ठीक है, अपनी वेल्थ के अंदाजे से। और अडानी पहले 15 में या 20 में इसका शुमार होता था, बट अभी चूंकि इसके खिलाफ एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अडानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने कुछ ऐसी कंपनीज बनाई हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इसकी की हुई है और वो कंपनीज समझ लें कि एक फ्रॉड कंपनीज हैं, वो सिर्फ पेपर्स पे हैं। तो उस वजह से जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें अडानी का जो बिजनेस है और इसकी जो कंपनी है उसको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। इसके स्टॉक्स सडनली गिरना शुरू हो गए जिसकी वजह से इसको बिलियंस ऑफ डॉलर कुछ ही दिनों में नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ये दो बड़े ऐसे जाइंट्स हैं जो कि बीजेपी और इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इसके कंट्रास्ट में ये देखिए कि पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई बिजनेस जाइंट नहीं है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाकी इकोनॉमी के साथ कोई कम्पीट कर सके। तो ये एक बेनिफिट है इंडिया को कि वहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, वहाँ पे जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। इसके कंट्रास्ट में पाकिस्तान में इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं है जिसमें न्यू स्टार्टअप्स को कोई बेनिफिट, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह की नहीं है जिससे गवर्नमेंट इनको एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसमें आप फर्दर देखिए कि राइटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया के पास इस वक्त जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो 566 बिलियंस डॉलर में है। मतलब इतना ह्यूज इस वक्त उनके पास रिजर्व्स डॉलर में मौजूद है। और दूसरी तरफ CEIC डाटा के मुताबिक बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 28 बिलियन डॉलर्स के। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस वक्त शायद 4 बिलियन से भी नीचे हमारे जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त रह चुके हों और आए दिन ये चीज़ गिरती जा रही है। और इसमें दोस्तों सबसे जो बड़ी वजह है वो एक है
और वो है एक्सपोर्ट का ना होना। हम ज़्यादा इंपोर्ट पे इन्हिसार करते हैं, हम बाहर से प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में लेकर आते हैं और यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। डॉलर्स है वो बाहर के ममालिक में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से और दूसरे करप्शन के इश्यूज हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। तो इस वजह से चूँकि एक्सपोर्ट इतनी बेहतर नहीं है और हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो रिजर्व्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसीज इस कदर नहीं सस्टेन करती जितनी बाकी कंट्रीज में करती हैं। तो हमें इस वक्त जो ज़रूरत है दोस्तों वो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की, जिसमें इकोनॉमीज प्रॉस्पर करें, जिसमें पॉलिसीज का जो एंड रिजल्ट है वो हमें देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्यों हमें उस कदर फ़ायदा नहीं दे रहा जितना बाकी रीजनल कंट्रीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा दे रहा है। अब आप देखिए पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, बाकी कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में वहाँ पर भी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। बट वहाँ पर क्यों सस्टेनेबिलिटी है, वहाँ पर क्यों इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेहतर हैं पाकिस्तान की निस्बत? तो क्या आपकी नज़र में ये कोई क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पाकिस्तान में बेहतरीन क्वालिटी के पॉलिटिशियंस नहीं हैं, या फिर पाकिस्तान में कंट्री के जो मामलात हैं, इकोनॉमी है, उनको हैंडल करने के कैपेबल नहीं है? तो ये आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं और इंडिया में और बांग्लादेश में इस तरह नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं है। इंडिया में भी वैसे ही पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है ये सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और हमारे अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब कमोबेश सेम नेचर के हैं, सेम ही उनका तरीका है। वो भी वहाँ पर भी करप्ट लोग हैं, यहाँ पर भी करप्ट लोग हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी करप्शन नहीं कर रहा? क्या सिर्फ यहाँ पर जिस पे बात हो रही है कि हमारे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही करप्शन में इन्वॉल्व हैं और बाकी किसी मुल्क में करप्शन नहीं होती? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस को और हम बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बाकी चीज़ों को इवेलुएट नहीं करते इस चीज़ में, और हम रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं करते। देखिए जो साउथ एशिया है इसमें तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये एक मॉडर्न एक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन होता है पॉलिटिशियंस में। हमें पाकिस्तान में भी कुछ बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस देखने को मिले, बट क्या उसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो रही है? क्या हमारी इकोनॉमी और बाकी जो उससे चीज़ें रिलेटेड हैं क्या वो बेहतर हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो हमें पॉलिटिशियंस को 100% ब्लेम देने की बजाय हमें बाकी चीज़ों पे समझना चाहिए और रूट कोज को हमें आइडेंटिफाई करके उसको क्योर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो मल्टीलिंगुअल है, यहाँ पर कई किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ पे कई बलोच हैं, कहीं पश्तो बोली जाती हैं, कहीं पंजाबी है, कहीं पे सराइकी और कहीं पे सिंधी बोली जाती है। और हमारे जो लोग हैं वो मल्टी एथनिक लोग हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में रहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये साबित कर चुकी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री से हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि यही एक वाहिद ऐसा निज़ाम है दोस्तों कि जो पूरे कंट्री की यूनिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। और हम जो मुख्तलिफ लिंगुअल बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड से, रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर एक कोहेसिव फोर्स वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है। और जब भी कोई अथॉरिटेरियन रिजीम हमें देखने को मिलता है, जैसे कोई डिक्टेटर, ठीक है, वो यहाँ पे मार्शल लॉ लगाता है, तो उसकी वजह से, उस अथॉरिटेरियन रिजीम की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप देखें तो 1958 में 7 अक्टूबर मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, और उसकी वजह से
एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, और आप पूरा निज़ाम चेंज होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो उसका एंड रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो दो हिस्सों में टूट जाता है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ही आउटकम थी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो लोग हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स को ज़्यादा एक्सरसाइज अथॉरिटेरियन सेंस में करते हैं और वो ही ऑल इन ऑल बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन देखने को आती है। और चूंकि उनके जो इश्यूज़ हैं दोस्तों वो रिजोल्व नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक बहुत बड़ा डिबेकल हमें देखने को मिला ईस्ट एंड वेस्ट। इसके बाद एक और मार्शल लॉ लगता है ज़िया का। उसमें देखते हैं कि आपको इस्लामाइजेशन होती है और क्लैशनकॉफ का जो कल्चर है वो मुतारिफ होता है, और जो एक वॉर चलती है, वॉर ऑन टेरर। और फिर हम जब मुशर्रफ का दौर है, परवेज़ मुशर्रफ, इसमें देखते हैं जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी जो कि बुगटी ऑपरेशन की बाद हमें देखने को मिलती है, और अभी तक उसके आउटकम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है। ठीक है, तो जब भी अथॉरिटेरियन रिजीम आई है, जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया है, तो ये सही से वर्क नहीं करता पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस वक्त जो इंटैक्ट है जिस सिस्टम की वजह से, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एट द एंड दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, किस किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पाकिस्तान में होना ज़रूरी है और क्या प्रपोज किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं, जिसमें कुछ कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में चेंज कर देना चाहिए। अब इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपका जो एग्जेक्टिव है ना, एग्जेक्टिव में जो पीएम होता है वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को। ठीक है, और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी पार्लियामेंट से, वो खुद पार्लियामेंट का मेंबर होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि जो पार्लियामेंट है और जो एग्जेक्टिव है वो दोनों ये एक सेपरेट ब्रांचेस हैं। प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट से बिलोंग नहीं करता। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कभी निकाल नहीं सकती। यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ओस्ट कर सकते हैं थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसका अलहदा फंक्शन है, वो कानून साजी करेगी। प्रेसिडेंट वो एग्जेक्टिव के मामलात को देखेगा और एग्जेक्टिव जो डिसीजन है वो मेक करेगा। इसके इलेक्शंस अलहदा होंगे, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं इनके इलेक्शन अलहदा होंगे, और इसको सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है, और वो भी सर्टेन कंडीशंस में ये इम्पीच होता है। तो लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारी इस वक्त की जो ज़रूरियात हैं और हमें इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, इसको पूरा करने के लिए हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप डिसाइड कीजिए दोस्तों। पर पाकिस्तान में देखिए ये सिस्टम कभी सस्टेन नहीं किया। जब भी कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम इम्पोज हुआ है तो उससे जो रिपरकशंस हैं पाकिस्तान को वो बहुत ज़्यादा सवियर देखने को मिले हैं। दूसरा, कुछ लोग ये प्रपोज करते हैं कि पाकिस्तान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम हैं क्या, आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिस्टम जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये निज़ाम है क्या। और ये याद रखिए दोस्तों कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो इलेक्शन जो प्रोसेस है जिसमें रिप्रेजेंटेशन दी जाती है नुमाइंदों को, वो इस फार्मूले के तहत दी जाती है जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें लेट्स सपोज पूरे मुल्क को मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल हैं अभी जो 2018 के इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं पूरी, मतलब ये जो सीट्स हैं पाकिस्तान की
नेशनल असेंबली की वो 342 है। और 2023 में अभी चूंकि 25th अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से ये जो 342 सीट्स हैं इनमें फाटा को जम किया गया है केपीके के साथ। तो अब ये जो सीट्स हैं वो 336 रह गई हैं। ठीक है, अब ये जो 2023 का इलेक्शन है वो 336 सीट्स पे होगा। अब आइए वापस अपनी एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, यहाँ पे टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इनमें लेट्स सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल 10 लोग कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले 8 जो लोग हैं, और इसमें हम अपनी आसानी के लिए ये सपोज करते हैं कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 100 वोट्स हैं। तो पहले 8 लोग फर्ज किया उनको मिलते हैं 10 वोट्स, 9th वाले कैंडिडेट को मिलते हैं 9 वोट्स, और जो 10th वाला कैंडिडेट है इसको मिलते हैं 11 वोट्स, और टोटल जो वोट्स हैं वो है 100। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वोट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा वोट्स 10th वाले कैंडिडेट के पास हैं, यहाँ पे 11 वोट्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनर है, जो एमएनए बन के सामने आएगा, वो होगा 10th वाला कैंडिडेट। यहाँ पे उसने क्या किया कि टोटल वोट्स 100 है, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं कंसीडर होती। यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होगी कि फर्ज किया यहाँ पे मेजॉरिटी है 51 वोट्स मेजॉरिटी होंगे, बट 10th कैंडिडेट को सक्सीड होने के लिए 51 वोट्स की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ उतने वोट की ज़रूरत है जो कि बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा हों। जैसे इस कंडीशन में बाकी जो 9 कैंडिडेट्स हैं उनके पास इतने वोट्स नहीं हैं, और बाकी 8 के मुकाबले में इसके पास 1 वोट ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे विनर शुमार होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, इसके पास सिर्फ 11% वोट है 100 में से, अगर टोटल जो तादाद है वो 100 है। ये हमने एज अ एग्जाम्पल के तौर पे समझा है, हालांकि 100 वोट नहीं होते, इसमें लाखों वोट होते हैं, बट ये एक शॉर्ट एग्जाम्पल थी ताकि आपको समझ आए कि बाकी कैंडिडेट से सिर्फ ज़्यादा वोट लेने हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये कैसा निज़ाम है। इसमें ये होता है दोस्तों, देखिए पूरे कंट्री को मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको डिवाइड नहीं किया जाता, पूरे मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे तस्वुर किया जाता है, और यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। तो उसके नतीजे में बिलफर्ज हम यहाँ पे मान ले कि पॉलिटिकल पार्टी ए, बी और सी, पॉलिटिकल पार्टी ए में यहाँ पर वोट लिए हैं 20%। टोटल वोट्स पूरे जो कंट्री में, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि पूरे कंट्री में जो वोट हुए, पॉलिटिकल पार्टी बी ने 35% वोट लिए हैं दोस्तों, और पॉलिटिकल पार्टी सी ने 45% वोट लिए हैं। मान लो कि ये रेशो है उन वोट्स की जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, और इससे आगे भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी, तो वैसे आप आगे डिसाइड कर लें, बट लेट्स सपोज कि ये 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि ये जितने परसेंट वोट्स हैं, इन परसेंटेज के हिसाब से उनको नेशनल असेंबली में उतनी सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी और डी पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो भी अगर यहाँ पे कॉन्टेस्ट में शामिल होती तो वो 10% वोट देती, तो उसको भी कुछ ना कुछ सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। बट यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिमेनिंग 89% वोट लिए हैं, वो वोट डिस्कार्ड हो गए हैं, उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। हालांकि इसने सिर्फ 11% वोट ही लिए हैं जो 10th वाले कैंडिडेट ने, तो यहाँ पर इसको एक सीट एलोकेट होगी। ये जो 89% जो वोट हैं ये वेस्ट है, जो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अगर हम देखें तो, और यही निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि ये जो 89% वोट हैं, इसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई सीट उन पॉलिटिकल पार्टीज को एलोकेट कर दी जाती है। और
इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसराइल में इस वक्त और नेदरलैंड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इस वक्त एक्सरसाइज किया जाता है। हमारे ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं उनमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेजोरिटी है नहीं है, ठीक है। 51% इस एग्जाम्पल में किसी के पास भी नहीं है, और इनके पास जो उनकी परसेंटेज है, जो उनकी प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से उनको सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। तो इसमें तकरीबन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन, तमाम छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे जो जीतेगा वही असेंबली में जाएगा। तो दोस्तों जो राइटर है वो इस आर्टिकल में यही सजेस्ट कर रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इस वक्त इस सिस्टम को इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाए ताकि तमाम लोगों की इनपुट है वो हमें गवर्नमेंट में देखने को मिले। बट इससे एक नुकसान होगा, और वो नुकसान दोस्तों ये होता है कि कोalition गवर्नमेंट वो देखने को मिलती है। कोalition गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है अब किसी के पास मेजोरिटी तो होगी नहीं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब पार्लियामेंट में होंगी तो वो तमाम ही गवर्नमेंट का हिस्सा होंगी। तो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग और इंस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। तो ये इसका नेगेटिव क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस वक्त ये सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है बट ये हाईली इनस्टेबल है। तीसरा यहाँ पर जो बात की जाती है वो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें देखिए कि और उनके अंदर जो मोनार्की है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर चुकी है। जितनी भी हमारे कंट्री में जैसे PMLN है या पीपल पार्टी है, ठीक है जी, PMLN, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल पार्टी या इवन PTI, इनमें से किसी के पास भी दोस्तों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते। यहाँ पर जो सुप्रीमेसी है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की होती है, ठीक है, और वही तमाम बड़ी पोजीशन को एक्वायर करते हैं। और यहाँ पर कुछ में तो जैसे पीपल पार्टी और PMLN में यहाँ पे तो फैमिली डायनेस्टीज भी हैं। तो इस चीज़ को हमें पॉलिटिकल सिस्टम से डिस्करेज करना है। तो इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आइडियोलॉजी इसकी बेस पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया जाए। और आखिर में जो सजेशन है वो ये है कि कैप ऑन कैंपेन फाइनेंसिंग, इलेक्शन कमीशन को ऑफ पाकिस्तान को एक गाइडलाइन इशू करनी चाहिए जिसमें ये इस बात पे जोर दिया जाए कि जो इलेक्शन पे होने वाला खर्चा है उसको कम से कम किया जाए। और जो भी MNA है, देखें वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो एग्जेक्टिव से जो गवर्नमेंट है उससे फ़ंड लेते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट फंड्स, और वो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसको अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल करता है, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन में उसको लगाया जाता है। जो भी MNA है उसका यही पर्पस होता है, उसका यही मकसद होता है कि वो नेक्स्ट जो असेंबली की सीट है उसको एक्वायर करे। तो उसके लिए जो डेवलपमेंट फंड लिए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको इलीगल यूज़ किया जाता है। वहाँ पे करप्शन की चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी कैंपेन फाइनेंसिंग की जाती है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और वो जाता है गवर्नमेंट की जेब से। तो उसको काउंटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को लॉज बनाने चाहिए। और जैसे 1980 से पहले हुआ करता था, कोई डेवलपमेंट चार्जेस MNAs को नहीं मिलते थे, और ये MNA का काम नहीं है डेवलपमेंट करना। ये ज़रा सोचने की बात है। देखिए हमारा यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो MNAs को पैसा देती है कि वो अपने हलके में जाके काम कर सके जो काम उनके करने के नहीं है, ठीक है। तो इसको कार्ब कैसे किया जाए, इसको कैसे डिस्करेज किया जाए। जो काम इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे करने हैं MNAs ने, और गवर्नमेंट इनको फंड एलोकेट करती है, वही काम लोकल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये उन्हीं की डोमेन है, उनसे करवाए जाए और वो कोलैबोरेट करें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करें और जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में
लोगों के मसाइल हैं वो रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो MNAs का खुद का काम है कानून साजी करना, वो वहीं तक फोकस रहे, तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है, ये बेहतर हो सकता है। तो ये था आज का आर्टिकल दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।